तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हमेशा आप समझ जाइएगा पॉइंट सोर्स के लिए होता है। किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। बेटा कोई भी ऐसा लाइट सोर्स जिनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट हो उसको कोहेरेंट सोर्स कहा जाता है। तो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या है? जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसको मैक्सिमा बोलते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos phi। और देख लो सारा खेल इसी टर्म का है कि फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर अगर है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो मैक्सिमा की कंडीशन बेटा होती है। इंटेंसिटी सेम हो मेरे प्यारे बच्चों तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है 4I0 cos स्क्वायर phi by 2 के बराबर। राइट? हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। माइंड मैप सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन में हम लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का माइंड मैप करने वाले हैं, यानी आपके दिमाग में वेव ऑप्टिक्स वाले इस पूरे चैप्टर की समरी को लाइन बाय लाइन है ना, टॉपिक बाय टॉपिक आपके दिमाग में सेट करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही तगड़ा लेक्चर है। इससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने में तो इजी होगा ही होगा, साथ ही साथ आप उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी आप कर पाएंगे। देखो अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात किया जाए, अगर 70 में से बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटा लगभग 28 29 या मोटा मोटा मान ले 30 मार्क्स के अगर न्यूमेरिकल आपके आने हैं तो 30 में से 15 मार्क्स के लगभग क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। रिमेनिंग जो 15 मार्क्स हैं उसमें से भी 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई दो कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं, और केवल रिमेनिंग जो 7 नंबर है वो थोड़े से तगड़े लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो मैक्सिमम पोर्शन है 15 उधर वाला और 7 से 8 नंबर इधर वाला, इसको आप इन लेक्चर्स के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। जो रिमेनिंग के जो 7-8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनमें थोड़ा सा और थिंकिंग एबिलिटी चाहिए, उनके लिए थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन ये जो सेशन है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला सेशन साबित होगा। अब आ जाइए आज के टारगेट्स देखते हैं। आज हम लोग को इस सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स को बेटा कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम लोग वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स की स्टार्ट ही वेव फ्रंट से ही होती है कि वेव फ्रंट क्या है। फिर हाइगन्स थ्योरी की बात करेंगे जो कि वेव ऑप्टिक्स की एक समझ लो बुनियाद है, यहीं से वेव ऑप्टिक्स का जन्म हुआ। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो कि इंटरफेरेंस के केस में यूज होता है। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने वाले फेनोमेना हैं। इनके बारे में भी आज की ही सेशन में हम लोग बात करेंगे। देखो ये चैप्टर बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को जनरली बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, 9-10 क्लास से ही आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी चीज है जिसको आपने सबसे पहली बार अभी यानी कि क्लास 12th में ही पढ़ रखा है। राइट? तो आ जाइए, आपको इसको मैं डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं, सब लोग बस समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बताऊंगा। राइट? अगर हम लोग बेटा किसी भी वेव की बात करते हैं, जैसे लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, तो लाइट जब प्रोपगेट होती है किसी मीडियम में तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा होता है, यानी कि यहां पर हम लोग भी वेव्स की सबसे पहले बात कर रहे हैं। अगर किसी भी वेव की बात करो तो वेव का ग्राफ हम लोग कुछ इस तरीके से बना करके दिखाते हैं। वेव क्या है? वेव एक तरीके का डिस्टरबेंस है जो किसी भी मीडियम में क्रिएट होता है। वेव अगर आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट हो रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, लाइक दिस और लाइक दिस। यानी कि वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट हो रहे होंगे किसी भी ट्रांसवर्स वेव में, और लाइट हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है, इसलिए यहां पर इस तरीके का वाइब्रेशन, आपको इस तरीके का एक वाइब्रेशन जो है वो शो किया गया है। यानी कि वेव हमारा इधर की तरफ जा रहा है जबकि पार्टिकल्स जो है वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। अब यहां पर जो सबसे ऊपर वाला पोजीशन होता है बेटा उन्हें क्रस्ट बोलते हैं, सबसे नीचे वाला जो पोजीशन है उनको ट्रो बोलते हैं या ट्रफ भी बोलते हैं। तो क्रस्ट एंड ट्रफ के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है? ऊपर वाला पोजीशन क्रस्ट कहलाता है और नीचे वाला जो पोजीशन है वो ट्रो कहलाता है। अगर हम लोग क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट वो पोजीशन है जो कि पार्टिकल के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पोजीशन है। राइट? सिमिलरली ट्रो जो है वो पार्टिकल्स के मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला जो है पार्टिकल है, यानी -a पर जब पार्टिकल होता है, सबसे नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जब पार्टिकल होता है तो वो हमारा ट्रो पोजीशन कहलाता है। राइट? यानी अगर आप इन वेव्स में सारे उन पार्टिकल्स की पोजीशंस को ज्वाइन कर दो जो क्रस्ट पर है, ध्यान से देखो, ये ब्लू लाइन से उन सारे पार्टिकल्स की पोजीशंस को ज्वाइन किया गया है जो हमारे मैक्सिमम पोजीशन पर है। सिमिलरली ये भी, सिमिलरली ये भी। तो
इसी को बेटा वेव फ्रंट कहा जाता है। व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। अगर किसी भी वेव इक्वेशन की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो वेव इक्वेशन को आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस तरीके से वेव का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। ये किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता है। इस वेव में देखो, ये जो ए है, ये ए एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। यानी कि अगर ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना पार्टिकल ऊपर जाएगा या मैक्सिमम कितना वो नीचे जाएगा, उसी डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। साइन के अंदर ये जो कुछ भी लिखा है ऑब्वियस है वो एंगल वाली चीज होगी। इसी एंगल वाले टर्म को, इसी ओमेगा टी माइनस के एक्स को ही हम लोग फेज का नाम देते हैं। राइट, तो कभी कोई पूछे भाई फेज क्या है, तो आप कह सकते हो किसी भी वेव इक्वेशन में साइन के अंदर जो एंगल लिखा होता है वही एंगल फेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फेज के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं तो फेज सिर्फ दो चीजें बताता है। सबसे पहला, पार्टिकल कहां है। ठीक है, वेव में जो फेज होता है वो सबसे पहले आपको क्या बताता है, पार्टिकल कहां है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और दूसरा बेटा बताता है कि पार्टिकल किधर जा रहा है, किधर जा रहा है ना। दो चीजों को रिप्रेजेंट करने का काम ये करता है फेज, है ना। पार्टिकल कहां है और दूसरा चीज है बेटा पार्टिकल किधर जा रहा है। दो चीजों को रिप्रेजेंट करने का काम फेज करता है। ये जो y है, दिस y रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। y जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जो भी चीज वाइब्रेट हो रही है। अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट के केस में बेटा लाइट जब इधर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। तो ये बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो वाई क्या है, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड हो गया है, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला जो टर्म है वही फेज कहलाता है। अब इसके अंदर घुसते हैं, यानी ओमेगा की बात करते हैं। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसका फॉर्मूला 2 पाई एफ भी होता है, या इसी ओमेगा को 2 पाई अपॉन कैपिटल टी ऐसा भी लिखा जा सकता है। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, यानी पर सेकंड कितनी नंबर ऑफ वेव्स जनरेट हो रही हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, और ये जो के यहां पर है इस के को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, या इसी को वेव नंबर भी कहा जाता है। के का मतलब होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, लेमडा का मतलब होता है बेटा वेवलेंथ, और वेवलेंथ का मतलब होता है दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है, या किसी एक वेव की जो लेंथ है वो वेवलेंथ कहलाती है। एक वेव की लेंथ का मतलब है जैसे वेव ने यहां से चलना शुरू किया है, ठीक है, तो वेव का एक लेंथ यहां पर बेटा कंप्लीट होगा। देखो, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलाकर यहां पर इसका एक लेंथ कंप्लीट होगा। तो एक लेंथ में यानी एक टाइम पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, इसी को वेवलेंथ कहा जाता है। राइट, तो आई थिंक आपको लेमडा भी पता चल गया होगा। विजिबल लाइट के लिए वेवलेंथ 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी आप लोग को पता है। तो आई थिंक जो वेव के बारे में बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, वो बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। बाकी और जो आएगा वो डिटेल में मैं आपसे और ज्यादा बात यहां पर करने वाला हूं। तो वेव फ्रंट क्या था भाई? वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, स्टार्टिंग पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी ऐसा सरफेस जिस पर पूरी सरफेस पर पोटेंशियल सेम हो। बिल्कुल उसी तरीके से ऐसा सरफेस, ऐसा प्लेन जिस पर पूरे पर फेज की वैल्यू सेम हो, उसको हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट एंड इज नोन एज लाइट रे। तो कहने का मतलब यह है कि वेव फ्रंट जो है वो हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है। जैसे आपने पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वेव फ्रंट जो है वो लाइट रेज के परपेंडिकुलर होता है। राइट, अब वेव फ्रंट के बेटा टाइप्स की बात कर ले तो वेव फ्रंट बेसिक अगर बताएं आपके सिलेबस में तो तीन तरह का है। पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा है प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक पॉइंट सोर्स हो, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक पॉइंट सोर्स हो,
ठीक है, यानी एक पॉइंट सोर्स है तो इससे जो लाइट रेज होंगी बेटा वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी, हर तरफ लाइट रेज निकल रही होंगी। ठीक है, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट आप बनाएंगे दैट वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी इसको सेंटर मानकर एक सर्टेन रेडियस का अगर मैं एक स्फीयर बना दूं तो वही कहलाएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो मैं आपको यहां पर बताऊं, अगर एक पॉइंट सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स है तो लाइट रे बेटा हर डायरेक्शन में निकलेगा, लाइक दिस, हर डायरेक्शन में लाइट रेज निकल रही होंगी, देखो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऐसा। और इसके लिए जो वेव फ्रंट होगा दैट वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हमेशा आप समझ जाइएगा पॉइंट सोर्स के लिए होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सिंपल सी बात, स्फेरिकल वेव फ्रंट बिलोंग्स टू पॉइंट सोर्स। जब भी पॉइंट सोर्स होगा वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, जैसे सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा था याद करो, स्फेरिकल, राइट। अब बात आई सर अगर कोई लीनियर हो जाए तब, यानी कि अगर हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ट्यूब लाइट के जैसा हो, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो, तब क्या होगा। तो अगर इस तरीके का है, लीनियर सोर्स है, तो उससे लाइट रे देखो हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे निकल रही होगी, इधर की तरफ लाइट रेज निकल रही होंगी, ऐसे ही बेटा इधर की तरफ भी लाइट रेज निकल रही होंगी, लाइक दिस। ये लाइट रेस का डायरेक्शन हो गया। अब इसके लिए अगर आप वेव फ्रंट बनाओगे, आप सोचो इन सभी लाइट रेस के परपेंडिकुलर अगर अपने को बनाना है तो वो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल शेप का होगा बेटा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो ये आपका बन जाएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्लियर है, दिस विल बिकम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और तीसरी कंडीशन बेटा ये है कि अगर हमारा लाइट सोर्स जो है वो इंफिनिटी पर है, लाइट सोर्स अगर बहुत ज्यादा दूर है तो वहां से आने वाली जो लाइट रेज होती है वो पैरेलल टू ईच अदर हो जाती है, राइट। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो लाइट सोर्स है अगर वो इंफिनिटी पर है तो लाइट रेज जो है वो पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगी। और इस कंडीशन में अगर आपसे कोई बोले कि भाई वेव फ्रंट बनाओ तो दैट वेव फ्रंट शुड बी अ प्लेनर वेव फ्रंट। ऐसा जो वेव फ्रंट होगा बेटा वो प्लेनर वेव फ्रंट होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेन वेव फ्रंट या प्लेनर वेव फ्रंट। प्लेनर वेव फ्रंट जो है बेटा उसको मैं किसी बहुत बड़े से, ध्यान से सुनना, किसी बहुत बड़े से स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट भी मैं मान सकता हूं। तो प्लेन वेव फ्रंट कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जरा इमेजिन करो किसी बहुत बड़े से स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट काट के अगर ले आओगे ना तो वो भी बिल्कुल प्लेन की ही तरह होगा। जैसे हमारा अर्थ हमारा बहुत बड़ा स्फीयर होता है, ठीक। तो अर्थ का अगर एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसीडर करके देखें तो वो छोटा सा पार्ट हमेशा प्लेन दिखाई पड़ता है, जिस प्लेन पे हम लोग चलते हैं, रहते हैं, अपना घर बनाते हैं। हम लोग को तो पूरा अर्थ कभी भी स्फेरिकल फील ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसका रेडियस बहुत बड़ा है। तो जब बेटा रेडियस बहुत बड़ा होता है इन दोनों केसेस में तो इनका छोटा सा जो पार्ट है वही प्लेनर वेव फ्रंट कहलाता है। तो अल्टीमेटली यहां पर मैंने आपको लॉजिक क्या सिखाया? लॉजिक ये मैंने आपको सिखाया कि अगर पॉइंट सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स है तो बेटा लाइट रे हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेगी और वो वेव फ्रंट हमारा कैसा होगा? दैट विल बी अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर लाइन सोर्स होगा जैसा ट्यूबलाइट होता है तो उससे भी लाइट रे हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेगी परपेंडिकुलर टू दैट लाइन सोर्स, तो इस वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। और अगर हमारा सोर्स एट इंफिनिटी हो, अगर सोर्स एट इंफिनिटी हो, यानी कि लाइट सोर्स जो है अगर वो इंफिनिटी पर हो तो आने वाली लाइट रेस पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगी और इस तरीके का प्लेन वेव फ्रंट मेरे प्यारे बच्चों फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर यही चीज आपको बताया गया है कि अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और अगर स्मॉल पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट है तो वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। या ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर अगर हो तो लिखा हुआ देखो, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज प्लेन एंड द रेज आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, राइट। सो आई होप आपको ये तीनों वेव फ्रंट समझ में आ गए होंगे। कई बार इन वेव फ्रंट्स का बेटा बिहेवियर भी पूछा जाता है कि इनका बिहेवियर लेंस के साथ, प्रिज्म के साथ, मिरर के साथ कैसा होगा, तो उसको एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब आ जाते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। देखो लाइट एक ऐसा एनर्जी है ना, एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके पास पार्टिकल नेचर भी है, जिसके पास वेव नेचर भी है। तो लाइट के वेव नेचर को सबसे पहले एक्सप्लेन करने का काम हाइगन साहब ने किया था। हाइगन साहब ने यह कहा था भाई किसी भी
वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट, किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर मान लो ये एक वेव फ्रंट है, तो उनका मतलब ये था कि इस वेव फ्रंट का ये जो पॉइंट है ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और क्योंकि ये एक पॉइंट सोर्स है, भाई एक पॉइंट है तो ये ऑब्वियस है पॉइंट सोर्स होगा, तो इस पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट क्रिएट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। सिमिलरली बेटा इस वेव फ्रंट का ये वाला जो पॉइंट है ये भी एक सोर्स है, तो ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये भी एक सोर्स है, इसलिए ये भी एक वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। अब अगर मैं ध्यान से समझूं, देखो ये वेव फ्रंट था हमारा जिसका नाम है ए बी, राइट। अब अगर हमें फर्दर नया वेव फ्रंट चाहिए तो नए वेव फ्रंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सेम फेज वाले पार्टिकल्स को या पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखो ये वाला और ये वाला, ये तीनों ही ऐसे हैं जो भैया एक्सट्रीम कंडीशंस पर हैं, है ना। तो ये एक नया वेव फ्रंट बेटा मिल गया, तो इसका मैं नाम लिख सकता हूं ए डैश बी डैश। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिस ए डैश बी डैश इज न्यू वेव फ्रंट। ए डैश बी डैश हमारा कैसा है बेटा, इट इज न्यू वेव फ्रंट। यानी कि ये जो थ्योरी है ना, ये जो हाइगन्स थ्योरी है, हाइगन्स थ्योरी क्या कहती है, किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट खुद में एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है, और इन पॉइंट से जो सेकेंडरी वेव्स निकलती हैं वो वेव्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो कहने का मतलब है अगर ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट खुद में एक लाइट सोर्स है, जिससे ढेर सारी लाइट रेज हर पॉसिबल डायरेक्शन में, देखो लाइट रे अगर मैं दिखाऊं तो इससे लाइट रे इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, ठीक है, इधर भी निकलेगी, इधर भी जाएगी, लाइट रे हर पॉसिबल डायरेक्शन में बेटा इससे ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी लाइट रे जो है हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। यही कारण है कि अगर एक रूम में किसी एक कोने में अगर आप एक बल्ब भी जलाते हो तो वो लाइट पूरे रूम में फैल जाती है, क्योंकि ये नए नए वेव फ्रंट्स ऐसे बनते रहेंगे, ठीक है। अब ए बी वाले वेव फ्रंट से नया वेव फ्रंट बन गया हमारा ए डैश बी डैश। अब इस ए डैश बी डैश वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट फिर से एक लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा बेटा, तो एक नया वेव फ्रंट बनेगा। फिर से उसका हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो एक नया वेव फ्रंट बनेगा। तो अल्टीमेटली जो वेव फ्रंट था ना इस तरीके का ए बी, वो वेव फ्रंट ऐसे 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 आगे की तरफ जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट का प्रोपगेशन होता रहता है। सर क्या ये हमेशा इसी तरीके के वेव फ्रंट में होगा, सर प्लेनर वेव फ्रंट में ही होगा? नहीं बेटा, हर वेव फ्रंट की बात है। जैसे मान लो ये हमारा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लेट अस सपोज इट इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना। इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट भी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा। ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट हुआ। ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट हुआ। ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे भी स्फेरिकल क्रिएट हुआ। ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे भी स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो क्रिएट हो गया, राइट। तो हमारा प्रीवियस वेव फ्रंट था ए बी, इस ए बी का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव किया तो एक नए नए वेव फ्रंट्स क्रिएट हो गए हैं। अब अगर हमें फर्दर नया वेव फ्रंट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम फेज वाले सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सेम फेज वाला ये है, ये है, ये है, ये है, इन सबको बेटा ये ज्वाइन करते हैं। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो इस वेव फ्रंट के पैरेलल एक नया वेव फ्रंट आपको और मिल जाएगा, जिसका नाम मैं लिख रहा हूं ए डैश बी डैश। तो देखो नया वेव फ्रंट मिल गया। अब इस नए वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट बेटा फिर से लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। उसका हर एक पॉइंट जो है वो फिर से वेव सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। तो कहीं पर आप एक सिंगल पॉइंट सोर्स भी अगर पूरे रूम में रखोगे तो इस पॉइंट से, इस ट्यूब लाइट से, इस बल्ब से लाइट रेज या वेव फ्रंट्स, देखो ऐसे ऐसे वेव फ्रंट जो है निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, और पूरे कमरे में, पूरे आपके उस रूम में जो लाइट रेज हैं, जो वेव फ्रंट्स हैं, वो बेटा फैल जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए पॉइंट्स को पढ़ते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। इट टेल्स हाउ अ वेव फ्रंट प्रोपगेट थ्रू अ मीडियम, कि किसी भी मीडियम में वेव फ्रंट आखिर कैसे प्रोपगेशन करता है। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, प्राइमरी तो वो हो गई ना जहां से मेन जो सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज प्राइमरी सोर्स। उसके बाद वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट खुद में एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसको नाम दिया गया सेकेंडरी
सेकेंडरी वेव सोर्स, है ना। तो ये देखो सेकेंडरी वेव्स वहां से जनरेट हो रही होंगी विच एड अप टू गिव वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम, यानी किसी बाद वाले समय में अगर आप उन्हीं को ऐड करते जाओगे तो आपको नए नए वेव फ्रंट्स, ये नया वेव फ्रंट, ये वाला नया वेव फ्रंट, ऐसे ऐसे आपको नए नए वेव फ्रंट्स मिलते चले जाएंगे। ये हाइगन्स कंस्ट्रक्शन है बेटा, ये आपको आना चाहिए बनाना, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। अब यहां पर ये जो प्रिंसिपल हमारा है हाइगन्स साहब की जो थ्योरी है, इस थ्योरी के तीन इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। सबसे पहला अजम्पशन देखो क्या है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। ठीक है, हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा जो कि सेकेंडरी वेव्स क्रिएट करेगा, या सेकेंडरी वेवलेट्स भी आप नाम दे सकते हैं। सेकेंडरी वेव्स स्प्रेड आउट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, यानी ये भी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करेंगे, हर पॉसिबल डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगे, जिधर जिधर जा सकते हैं। न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप। फॉरवर्ड एनवलप का मतलब क्या है बेटा, इट इज टेंजेंशियल सरफेस टू दैट स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। स्फेरिकल ये जो वेव फ्रंट्स हैं, इन पर टेंजेंशियल सरफेस अगर आप बनाओगे तो यही फॉरवर्ड एनवलप है, राइट। तो कह रहे हैं न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप। फॉरवर्ड एनवलप मतलब क्या है, टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम। तो ये तीन पॉइंट्स बेटा बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिएगा आपके एग्जाम में टू दी पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए, राइट। तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना होगा। अब सबसे पहली बार वेव ऑप्टिक्स में आपके पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दोनों का प्रूफ आता है बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। जो आपने वेव थ्योरी अभी पढ़ रखी है, उसी वेव थ्योरी के बेसिस पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का प्रूफ आइए आपको दिखाता हूं। रिफ्लेक्शन के केस में देखो बेटा क्या होता है कि ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, और ये दोनों लाइट रेस पैरेलल टू ईच अदर हैं। ठीक है, देखो लाइट रेस का क्या होता है, ये हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि भैया लाइट रे आएगी, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, दोनों लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्योंकि लाइट रेस पैरेलल आई थी तो जाने वाली लाइट रेस भी पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा है, दिस इज अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये एक प्लेन मिरर जैसा है, इसलिए पैरेलल आने वाली जो लाइट है वो पैरेलल ही चली जाएगी। यही रेगुलर रिफ्लेक्शन भी होता है बेटा, ठीक है। लेकिन यहां पर लाइट रे के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देना है, हमें क्या करना है, हमें वेव फ्रंट्स के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन देना है। तो सभी लोग मेरी बात को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। देखो ये जो आने वाली लाइट रे है और ये वाली जो आने वाली लाइट रे है, लाइट रे के बेटा परपेंडिकुलर क्या होता है, वेव फ्रंट। तो ये हमने सबसे पहला वेव फ्रंट बनाया, और ये वेव फ्रंट कौन सा है, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये आने वाला वेव फ्रंट है। देखो इनफाइनाइट से अगर लाइट रेज आ रही है तो वेव फ्रंट कैसा होगा बेटा, प्लेन वेव फ्रंट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, जिसके इस पॉइंट का नाम बी है और इस पॉइंट का नाम ए है। जब ये वेव फ्रंट आ रहा है बेटा, तो बी पॉइंट जो है वेव फ्रंट का, वो मिरर पर पहले इंसिडेंट हो गया है, जबकि ए वाला पॉइंट अभी हवा में है। ठीक है, अब जब बी वाला इंसिडेंट हो चुका है तो वो तो तुरंत यहां से रिफ्लेक्ट होएगा भाई, है ना। ये तो यहां से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक, उतने ही टाइम में ये ए से लेकर सी तक पहुंच जाएगा। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का बी पॉइंट इंसिडेंट हो चुका है, लेकिन ए वाला अभी हवा में है। लेकिन ये ए वाला चलते चलते सी तक पहुंचेगा ना, कुछ टाइम इसको लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। तो लेट अस सपोज इसको टी टाइम लग गया ए से लेकर सी तक पहुंचने में, तो बेटा इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ध्यान से सोचना जरा। सी टी के बराबर है ना। सी क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, या वैक्यूम कह लो कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सी के बराबर है, टी टाइम लगा, तो ए सी वाला ये जो डिस्टेंस है बेटा वो सी टी के बराबर हो गया, राइट। अब जितने टाइम में वो ए से सी पहुंचा है, सेम उतने ही टाइम में अगर आप ये वाला डिस्टेंस आप ले लो, ठीक है, उतने ही डिस्टेंस का एक आर्क बना दो, यानी उतने ही टाइम में ये जो बी वाला था वो रिफ्लेक्ट होकर कहां पहुंच जाएगा, डी तक पहुंच जाएगा। तो बेटा ये एक वेव फ्रंट हमें मिल गया, एंड दिस वेव फ्रंट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे आया था और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है, राइट। तो ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम की खूब प्रैक्टिस करो, कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप इसको कभी भी मतलब कभी भी आपसे ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके पूछे जाने के चांस बेटा बहुत ज्यादा है। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में इसमें से और अगला जो रिफ्रैक्शन सिखाएंगे, दो में से कोई एक 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस आप कर डालिए, ठीक है। देखो फिर से समझा रहा हूं, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का बी पॉइंट पहले इंसिडेंट हो गया, लेकिन ए हवा में है। जितने टाइम में ए जो है वो सी तक
पहुंचेगा उतने ही टाइम में ये जो बी है वो डी तक पहुंच जाएगा। ये भी डिस्टेंस सी टी के बराबर, ये भी डिस्टेंस सी टी के बराबर है, और अब यहां से ये लाइट रे जा रही है, ये वाली लाइट रे जा रही है, और ये हमारा जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। ठीक, अब अगर हम लोग ट्रायंगल कंसीडर कर ले, ट्रायंगल बी ए सी और ट्रायंगल सी डी बी, ध्यान से देखो, बी ए सी और सी डी बी, ये दो ट्रायंगल्स अगर हम लोग कंसीडर कर लें तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स में ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल्स 90 है भाई। ये वेव फ्रंट है तो लाइट रे के परपेंडिकुलर, ये भी वेव फ्रंट है, ये भी लाइट रे के परपेंडिकुलर। ठीक, ये जो बीसी वाली साइड है बेटा वो कॉमन है, राइट। ये भी जो AC है वो BD के बराबर है, दोनों CT के बराबर है। तो अल्टीमेटली ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई प्रॉपर्टी RHS। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बाई प्रॉपर्टी, बाई कॉन्ग्रुएंसी RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड। देखिए दो ट्रायंगल्स में राइट एंगल्स अगर सेम हो, हाइपोटेनस सेम हो और कोई एक साइड सेम हो तो RHS कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे प्यारे बच्चों तो एंगल ABC और एंगल DCB ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल हमारा एंगल I था, दिस इज एंगल I, तो ये बेटा कितना होगा, ये तो वेव फ्रंट है ना, इस लाइट रे के परपेंडिकुलर होगा, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस I, राइट। अब ये नॉर्मल है और ये मिरर है तो ये वाला एंगल भी 90 है। ये अगर 90 माइनस I है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल जरा आप सोच लो कितना होगा, दिस एंगल इज I। बिल्कुल इसी तरीके से ये R है तो ये 90 माइनस R होगा, और ये बचा हुआ जो एंगल है दिस एंगल विल बी R। तो बेटा ये एंगल I हो गया, ये एंगल R हो गया। यहीं से प्रूफ हो गया है कि भाई एंगल I जो है वो हमारा एंगल R के बराबर होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, प्रैक्टिस खूब कर लेना। अगला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब तो आप सिंपल समझते हो भाई, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है स्पीड चेंज होती है, इस वजह से लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या फिर नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करने का मतलब है आप स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दो, मतलब साइन आई बाई साइन आर अगर कांस्टेंट प्रूव कर दोगे तो मामला चकाचक है। ठीक, तो आ जाइए उसी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये मान लो एक इंटरफेस है, इंटरफेस कोई भी ऐसा प्लेन होता है जो दो डिफरेंट मीडियम्स को सेपरेट करता है। ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो, डेंसर वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड कम हो। लेट अस सपोज ये हमारा एयर है और डेंसर मीडियम को आप वाटर कंसीडर कर सकते हो, ग्लास भी कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो ऊपर एयर नीचे वाटर मान लेते हैं। ये देखो आने वाली लाइट रेस है, ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर बेटा ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये और वेव फ्रंट का बस एक ही डेफिनेशन है, वेव फ्रंट जो है वो हमेशा लाइट रे के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइट रे, एक ही डेफिनेशन है। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट का ए पॉइंट इंसिडेंट हो चुका है जबकि बी अभी हवा में है, तो बी को सी तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, लेट अस सपोज टी टाइम लगा, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, v1 टी के बराबर। कितना डिस्टेंस बेटा ट्रेवल कर लिया, v1 टी के बराबर। v1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब यहां मीडियम चेंज हो रहा है। पहले वाले मीडियम में लाइट की स्पीड v1 मानते हैं, दूसरे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड v2 मान लेते हैं। क्योंकि दूसरा मीडियम एयर है, डेंसर मीडियम है, तो ऑब्वियस है इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, यानी कि ऑब्वियस है v1 ज्यादा है और बेटा v2 हमारा जो है वो कम है, राइट। तो v1 टी वाला ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होगा, राइट। अब इसको क्या है, इसको भी अंदर ट्रेवल करना था भाई, जितने टाइम में ये यहां से यहां जाएगा तो ये भी तो कुछ मूव करेगा, लेकिन दूसरे वाले मीडियम में क्योंकि स्पीड कम है तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसने v2t ट्रेवल किया, उसने v1t ट्रेवल किया है, और मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट का डेफिनेशन यहां भी फॉलो हो रहा है कि वेव फ्रंट हमेशा लाइट रे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये वेव फ्रंट लाइट रे के परपेंडिकुलर बना रहे, इसी वजह से इस लाइट रे को नॉर्मल की तरफ बेंड होना पड़ा। जरा सोचो, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसे कैसे मान ले, देखो मान लो ये लाइट रे जो आ रही है इसको आप एकदम सीधे ले जाओ, भाई आपको क्या पता रिफ्रैक्शन क्या होता है, हम तो प्रूफ कर रहे हैं ना भाई, हमें तो नहीं पता। तो लाइट रे मान लो एकदम ऐसे सीधे सीधे जा रही है, राइट। जितने टाइम में इसने v1t ट्रेवल किया उतने ही टाइम में ये भी v2t ट्रेवल करेगा, क्लियर है, सही है भाई। अब जरा आप सोचो, क्या अगर आप इसको वेव फ्रंट बोल रहे हो तो क्या ये एंगल आपको 90 दिख रहा है, क्या ये एंगल आपको 90 दिख रहा है, नहीं, ये एंगल तो 90 से बड़ा दिखाई पड़ रहा है। अगर ये एंगल 90 से बड़ा दिखाई पड़ रहा है तो आखिर क्या तरीका है कि ये एंगल 90 के बराबर हो जाए, क्योंकि वेव फ्रंट तो हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है, इसको तो 90 करना पड़ेगा। 90 करने का एक ही तरीका है, क्या, कि ये वाली जो लाइट रे है
इस लाइट रे को आप थोड़ा सा बेंड कर दो टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ही बेंड होगा, अब ये एंगल बेटा कितना हो गया, नाउ दिस एंगल इज 90। तो ये डायग्राम की खूब प्रैक्टिस करो। जैसे ये एंगल आई था, ये वाला भी हमारा एंगल आई हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला आर है, तो ये हमारा बेटा 90 माइनस आर हो जाएगा। ये एंगल 90 है ही है, तो ये रिमेनिंग एंगल जो है ट्रायंगल का, वो आर के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 180 के बराबर होते हैं सम, है ना। तो ये अगर आर है तो ये 90 माइनस आर होगा। ये 90 डिग्री है तो ये 90, ये 90 माइनस आर, 180 में सेपरेट करो दोनों को, आर आ जाएगा। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अब यहां से इस वाले ट्रायंगल ए बी सी वाले ट्रायंगल में साइन आई लगाओ। साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी। बीसी की वैल्यू बेटा V1t के बराबर है। देखो लिखा होगा, देखो 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 लिखा होगा, ये देखो साइन आई जो है वो हमारा BC अपॉन AC के बराबर है। ये जो BC है, ये जो BC है कितने के बराबर है बेटा, दैट इज इक्वल टू V1t डिवाइडेड बाई AC। सिमिलरली साइन R आप लगाइए इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में साइन R लगाओ। साइन R क्या है, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है AD और हाइपोटेनस कितना है बेटा AC। AD जो है वो V2t के बराबर है। सो दिस विल बी इक्वल टू V2t अपॉन AC। अब आपको क्या करना है, आपको साइन आई और साइन आर का रेशियो लेना है। जैसे ही इन दोनों का रेशियो लोगे मेरे प्यारे बच्चों, AC से AC कट जाएगा, ठीक है, V1t अपॉन V2t आएगा। ये देखो T से T भी कटेगा, अल्टीमेटली साइन आई बाई साइन आर जो है वो V1 अपॉन V2 के बराबर आ जाएगा। V1 क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम, V2 क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकंड मीडियम, और दो स्पीड्स का रेशियो है यार। सो दैट रेशियो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो क्या मिल गया, साइन आई बाई साइन आर जो है वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है। यही है बेटा स्नेल्स लॉ। इसी के थ्रू हमारा जो है ये वेव ऑप्टिक्स से, यानी कि वेव थ्योरी से हम लोग रिफ्रैक्शन को प्रूव कर सकते हैं। सारा खेल डायग्राम का है। डायग्राम को बहुत बार प्रैक्टिस करिए, बना बना करके। बहुत प्यारा डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में बनना चाहिए, और मैं बता रहा हूं बेटा आएगा जरूर, ये बात ध्यान रखना, राइट। अब आ जाओ सीधे सीधे इंटरफेरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो वेव्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। सुपरपोजिशन का मतलब है कि जब एक साथ किसी मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव्स चल रही हूं, ये मान लो पहला वेव है, ठीक, ये मान लो दूसरा वेव है, ठीक है, दो वेव्स एक साथ मीडियम में अगर चल रही हों, तो दोनों जब एक साथ चल रही होंगी तो ये जो दोनों वेव्स हैं ये सुपरपोज करेंगी। यानी कि जब ये दोनों वेव्स एक ही प्लेस पर आ जाएंगी तो इससे क्या होगा, वेव्स का ये जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। ये वाला वेव अगर इंडिविजुअली ट्रेवल कर रहा है तो देखो करेगा क्या, जैसे एक वेव ये है, ठीक, या मैं इसको और अच्छे से थोड़ा आपको सिखाता हूं, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। जैसे ये वेव है, सबसे पहला ये हमारा वेव है। ये वेव में ये वाई डायरेक्शन है भैया, ये एक्स डायरेक्शन है, सबको पता है। इस वेव का एम्पलीट्यूड मान लो 2 है, ठीक है, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे -2 हो गया। इस वेव का मतलब ये है कि जब ये वेव बेटा ऐसे आएगी, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स को 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे तक मूव कराएगी, राइट। मान लो ये वेव आई, राइट है, वेव आई, पार्टिकल 2 सेंटीमीटर ऊपर गया, 2 सेंटीमीटर फिर नीचे आया, फिर यहां +2 पे गया, फिर -2 पे आया, +2 पे गया, -2 पे आया। पार्टिकल ऐसे 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 कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है। अब एक दूसरा वेव आया, अब एक दूसरा वेव आया जो थोड़ा सा और खड़ूस टाइप का था। इस वेव ने कहा नहीं नहीं, मैं तो पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जाऊंगा और 3 नीचे भी ले जाऊंगा, ठीक है। ये समझ लो आपके स्कूल के 2 मास्टर टाइप के हो गए। ये आपके स्कूल के 2 मास्टर हैं। एक मास्टर साहब जब आते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे नहीं, यानी कि आपको ऐसे ऐसे उठक बैठक करना पड़ता है, ऐसे ऐसे उठक बैठक आपको करना पड़ता है। ये दूसरे मास्टर साहब आए, दूसरी जब वेव आई तो वेव का मतलब ही क्या है भैया, मीडियम में डिस्टरबेंस। मास्टर भी वैसा ही होता है, जैसे आया क्लास में डिस्टरबेंस, है ना, बच्चे जो कर रहे होते हैं बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दूसरे मास्टर साहब हमारे आए, दूसरा जब वेव आया बेटा तो दूसरे वेव ने भी पार्टिकल को डिस्प्लेस कराया, लेकिन इस वेव की वजह से पार्टिकल 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे। तो इमेजिन करो, एक मास्टर साहब आए जिनको देखते ही आपको ये बताया गया है कि भैया उठक बैठक करना है, 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, राइट। दूसरे मास्टर साहब को देख के आपको सिखाया गया 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे, 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 सेंटीमीटर नीचे, राइट। अब इमेजिन करो अगर ये दोनों, अभी क्या हो रहा है देखो, ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। अब ये दोनों मास्टर साहब एक साथ आ गए। अब जब दोनों मास्टर साहब एक साथ आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 सेंटीमीटर तो आप पहले वाले को देखकर ऊपर जाओगे और दूसरे वाले को देख के आप 3 सेंटीमीटर और ऊपर जाएंगे। यानी कि ये जो ऐसे ऐसे जो वेव चल रहा है, जैसे ही दोनों वेव्स ने सुपरपोजिशन किया, अब भैया 5 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर नीचे। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है?
क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है? 2 सेंटीमीटर ऊपर इसकी वजह से, 3 सेंटीमीटर उसके ऊपर उसकी वजह से, तो टोटल जो वेव है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 5 सेंटीमीटर नीचे जाएगा। यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा वेव्स एक साथ किसी मीडियम में सेम डायरेक्शन में अगर वो ट्रेवल कर रही हो और किसी मीडियम में एक साथ साइमल्टेनियसली अगर पाई जाएंगी, तो ये दोनों वेव्स अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देंगी। यानी दोनों वेव्स अब गायब, अब एक नई वेव यहां पर आएगी। इन दोनों की जगह बेटा एक नई वेव का जनरेशन होगा और वो वेव पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएगी और 5 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों को नीचे ले जाएगी। यानी ये दोनों वेव्स की जो ओरिजिन था, मतलब इनका जो अस्तित्व था, एग्जिस्टेंस जो था, वो खत्म, नया वेव शुरू, है ना। दोनों देखो, जब पहले वाले मास्टर साहब आते थे तो आप 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 नीचे, दूसरे वाले आते थे 3 सेंटीमीटर ऊपर 3 नीचे। जब दोनों एक साथ आए तो आप 5 ऊपर जा रहे हैं, 5 नीचे आ रहे हैं, 5 ऊपर 5 नीचे। बात समझ में आ रही? यानी इन दोनों वेव्स का जो इंडिविजुअलिटी था, इनका जो अपना अस्तित्व था, खत्म। अब एक नया वेव यहां पर शुरू हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि y वेक्टर जो है, यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव। अब बात है सर वेक्टर सम क्यों कह रहे हो बेटा? क्योंकि यहां पर जो दोनों मास्टर साहब थे, यानी कि यहां पर जो दोनों वेव्स थे, दोनों का क्रस्ट पहले था। ये देखो क्रस्ट था, दोनों का ही बेटा क्रस्ट पहले था। यानी कि दोनों के लिए आपको सिखाया गया था कि जब मास्टर साहब को देखना 2 सेंटीमीटर ऊपर जाना, मास्टर साहब को देखना 3 सेंटीमीटर पहले ऊपर जाना, फिर नीचे आना, यही सिखाया गया था, ठीक है। अब दूसरे कैटेगरी के टीचर्स लाए गए, यानी दूसरी वेव्स लाई गई मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इन वेव्स में मामला अलग है। यहां पर पहले इनका क्रस्ट आ रहा है, जबकि यहां पर पहले इनका ट्रो आ रहा है। यानी इनके केस में आपको सिखाया गया कि इनको देखते ही 2 सेंटीमीटर पहले ऊपर जाना, फिर नीचे आना। और इनके केस में सिखाया गया भैया इनको देखते ही पहले 3 सेंटीमीटर नीचे जाना और बाद में 3 सेंटीमीटर ऊपर आना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में जरा सभी लोग समझने की कोशिश करो। जैसे ही ये वाले मास्टर साहब आपकी क्लास में घुसेंगे, आप 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, और जैसे ही ये वाले घुसेंगे पहले 3 सेंटीमीटर नीचे, फिर 3 सेंटीमीटर ऊपर, फिर 3 सेंटीमीटर नीचे, फिर 3 सेंटीमीटर ऊपर। बात समझ में आ रही है, राइट? अब जब सोचो, जब ये दोनों मास्टर साहब आएंगे तब क्या होगा? जब दोनों मास्टर साहब एक साथ आएंगे तब क्या होगा? तो अब जो पार्टिकल होगा 2 सेंटीमीटर ऊपर 3 नीचे, यानी पार्टिकल ओवरऑल कहां दिखाई पड़ेगा? -1 पर। पार्टिकल ओवरऑल कहां दिखाई पड़ेगा? -1 पर। और मैक्सिमम कहां दिखाई पड़ सकता है बेटा? सोचो, मैक्सिमम पार्टिकल हमें कहां पर दिखाई पड़ सकता है? जरा सोच लीजिए। अगर यहां पर -1 पर है, अब जरा इमेजिन करो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जा रहे हैं, वो 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जा रहे हैं, है ना, वो 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जा रहे हैं, तब क्या होगा? तो ये जो पार्टिकल हमारा है, अब ये वाइब्रेट कर रहा होगा, लेकिन इनिशियली ये जो पार्टिकल है ये कहां पर जाएगा? -1 पर। तो अल्टीमेटली ये दोनों वेव्स गायब हो जाएंगी और इनकी जगह पर एक नई वेव्स आ जाएंगी। यही है बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जरा पढ़िए, व्हेन 2 और मोर वेव्स traveling through a medium and superpose, then they lose their individual identity। ये जो दोनों वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज कर देंगी, खुद के अस्तित्व को गायब कर देंगी और एक नई वेव शुरू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। And resultant wave is formed whose displacement is equal to the vector sum of the displacements of the individual wave। यानी कि रिजल्टेंट वेव के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। क्लियर है? आई होप अब आपको ये सुपरपोजिशन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले कुछ कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो दोनों लाइट वेव्स जो इंटरफेयर करने वाली हैं, उन दोनों लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है उन दोनों लाइट वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट या फिर 0 होना चाहिए। यानी पहली टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे पास बेटा क्या है? दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। इंटरफेरेंस करने के लिए लाइट वेव्स की जो पहली प्रॉपर्टी क्या है? उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। और बेटा दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दे मस्ट हैव कांस्टेंट और 0 फेज डिफरेंस बिटवीन देम।
दे मस्ट हैव कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो बेटा अगर पहली वेव है मान लो y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t के बराबर, ठीक है, तो दूसरी जो वेव होनी चाहिए दैट शुड बी a2 साइन, अब देखो ओमेगा दोनों का सेम है क्योंकि ओमेगा मतलब 2 पाई एफ, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो अगर एफ सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए तो ओमेगा तो दोनों का सेम होगा। इनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या जीरो हो, तो एक स्टैंडर्ड केस ले लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो मैंने फेज डिफरेंस कितना कर दिया बेटा फाई के बराबर। फेज क्या होता है, साइन के अंदर वाला एंगल, इसका एंगल है ओमेगा टी, इसका एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई, तो डिफरेंस कितने का है बेटा फाई के बराबर, यही फाई कहलाता है फेज डिफरेंस। यही फाई क्या कहलाता है भैया, यही फाई कहलाता है फेज डिफरेंस, यानी एंगल्स में डिफरेंस, ठीक है, इसी को फेज एंगल भी बोलते हैं, इसी को फेज डिफरेंस भी तुम लिख सकते हो, एक ही बात है, ऑल्सो नोन एज फेज डिफरेंस, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इट इज द फेनोमेना, अब सुनो 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 सुनो, क्या होता है जब एक साथ दो या दो से ज्यादा ऐसी लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट के बराबर है, जब इनका सुपरपोजिशन होगा तो उस प्लेस पर लाइट की इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी इस वाले लाइट की अपनी जो इंटेंसिटी है, दूसरे वाली लाइट की अपनी जो इंटेंसिटी है, वो टोटल जोड़ लिया जाएगा और अब इस टोटल इंटेंसिटी का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर से बांटा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दो बच्चे हैं, एक के पास 100 रुपए, एक के पास 300 रुपए, ठीक, तो इनका 100 रुपए हमने ले लिया, इनका 300 रुपए भी हमने ले लिया और अपने पास से भी इसमें 100 रुपए मिला दिया कि ठीक है बच्चे हैं, मेला देखने जाना है, मान लो दशहरा हुआ था, मेला देखने जाना है, दो बच्चे जिद कर रहे थे घर में कि हमको भाई मामा हमको जाना है मेला देखने, बताओ क्या करें, ठीक, तो हमने कहा ठीक है ऐसा करो, तुम्हारे पास कितने रुपए, 100 रुपए, तुम्हारे पास कितने, 300 रुपए, लाओ 100 रुपए मैंने और मिला दिया अपने पास से, टोटल कितने हो गए, 500 रुपए। अब वो 500 रुपए का बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, 500 रुपए का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, हो सकता है 250 रुपए दे दे, हो सकता है एक को पूरे 500 दे दे और एक को ना दे, अभी क्या हो सकता है इसको 500 दे दिया और इसको नहीं दिया, यानी कि यहां पर भी यही काम होता है बेटा, लाइट की इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम तो किसी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, कहीं पर लाइट दिखाई पड़ेगी तो बगल में अंधेरा दिखाई पड़ेगा, फिर लाइट दिखाई पड़ेगी फिर अंधेरा दिखाई पड़ेगा, फिर लाइट दिखाई पड़ेगी फिर अंधेरा दिखाई पड़ेगा, इसी पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ये वाला काम होने लगता है, इसी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। पढ़ो, इट इज द फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। सर ये कोहेरेंट क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसा लाइट सोर्स जिनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट हो, उसको कोहेरेंट सोर्स कहा जाता है। लेकिन अगर फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट ना हो तो उसको इनकोहेरेंट लाइट सोर्स कहा जाता है। सर ये फ्रीक्वेंसी कैसे सेम होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है भाई साहब, सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो जब तक सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी इज सोर्स प्रॉपर्टी। जब तक बेटा सोर्स सेम होगा तब फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, अगर सोर्स अलग है मेरे प्यारे बच्चों तो फ्रीक्वेंसी भी जो है वो अलग हो जाती है। अब बताइए सर सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स का मतलब है फादर। सेम फ्रीक्वेंसी हमेशा उन लाइट सोर्सेस की हो सकती है जिनका फादर सेम हो, यानी कि एक बाप की दो बेटे, सगे बेटे है ना, यानी कि दो जो सगे भाई हैं वही दो सगे भाई की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, मतलब दोनों का डीएनए सेम हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक ही लाइट सोर्स से अगर कुछ जुगाड़ करके तुम दो सोर्स बना लो तभी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। तो सर क्या मैं 100 वाट के दो बल्ब ले आऊं, सर मैं बाजार से सर 100 वाट का एक बल्ब लाया, एक सर ये भी 100 वाट का ले आया, सर क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, नहीं बेटा। लाइट का जो इमिशन है वो एटॉमिक फेनोमेना है, इस बल्ब का हर एक एटम लाइट इमिट कर रहा होता है, तो हर एक एटम सेम हो जाए ये जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो, तो सर आखिर क्या किया जाए, सर 100 वाट के दो बल्ब ले आए, सर सेम कंपनी के सर बल्ब ले आए, चलेगा नहीं, कंपनी से मतलब नहीं है, मतलब है एक सोर्स ऑफ लाइट लाओ, ठीक, उसके सामने एक बड़ा सा पर्दा टांगो, एक बड़ा सा व्हाइट कलर का पर्दा टांगो और इस पर्दे में दो छेद करो, इस पर्दे में दो छेद करो, जैसे ही दो छेद करोगे सीन ये हो जाएगा।
सीन ये हो जाएगा, पर्दे में 2 छेद करो, सेफ्टी पिन लो, 2 छेद कर दो, ठीक है। तो एक स्लिट ये बन गई, एक स्लिट ये बन गई, इन्हीं छेद को कहा जाता है स्लिट। पढ़े लिखो की लैंग्वेज है, उसी को स्लिट कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से जब लाइट रे इस वाली स्लिट में आएगी, यहां से लाइट रे इस वाली स्लिट में आएगी, ये हमारा स्लिट S1 है, ये हमारा स्लिट S2 है। जैसे ही लाइट इसमें जाएगी, जैसे वेव फ्रंट इसमें एंटर करेगा, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट बोलो लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, राइट। यानी इस वाले स्लिट से भी लाइट निकलेगी, इस वाले स्लिट से भी लाइट निकलेगी, और दोनों स्लिट से क्योंकि लाइट रे निकल रही है और दोनों का जो फादर है, जो मेन पेरेंट सोर्स है, वो सेम है, तो ये दोनों से निकलने वाली जो लाइट रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, है ना। तो आपको बात समझ में आई होगी कोहेरेंट सोर्स क्या है। तो जरा सुनो, जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहां पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मेरे प्यारे बच्चों होता है। देखो डिटेल में ये चैप्टर बता रहा हूं क्योंकि अभी हो सकता है आप लोगों ने स्कूल में ना पढ़ा हो, है ना, इस चैप्टर को, और ये चैप्टर है थोड़ा सा अलग तरीके का, बच्चों को काफी टफ लगता है, इसलिए डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा यहां पर, लेकिन आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में समझा दूंगा जो आपके दिल दिमाग में बस जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। इनकोहेरेंट और कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट तो बिल्कुल सेम चीज है भैया। अगर फेज डिफरेंस 0 या कांस्टेंट है तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, और अगर फेज डिफरेंस 0 या कांस्टेंट नहीं है तो उसको इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। जबकि इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, ठीक है। इंटरफेरेंस कराने के लिए सोर्सेज कैसे होने चाहिए, दे मस्ट बी कोहेरेंट। अब बात आई सर व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सर इंटरफेरेंस बना रहे इसके लिए कंडीशंस क्या है। तो बेटा कंडीशन ये है, सबसे पहले कंटिन्यूअसली लाइट आनी चाहिए, यानी सोर्स जो है वो कंटिन्यूअसली लाइट को इमिट करते रहे, फ्रीक्वेंसी उनकी सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस उनके बीच का 0 या कांस्टेंट होना चाहिए, और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब सर क्या है, मतलब बेटा ये है कि y1 अगर पहला वेव है a sin ओमेगा t, तो आइडियली दूसरा जो वेव है दैट मस्ट बी a sin ओमेगा t प्लस फाई, यानी दोनों का ये जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बेटा लाइट की इंटेंसिटी वहां पर मैक्सिमम होगी। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होगी, नो डाउट, लेकिन वो मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। यानी कि जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां ढेर सारी लाइट ब्राइटनेस है, और जहां नहीं हुआ डिस्ट्रक्टिव हुआ वहां पे 0 लाइट, अंधेरा, फिर लाइट अंधेरा, लाइट अंधेरा, लाइट अंधेरा, तो बेटर कंट्रास्ट क्रिएट होता है। कंट्रास्ट समझते हो ना, लाइट डार्क हम लोग पहनते हैं, है ना, इसीलिए पहनते हैं कि बेटर फील आए कि भैया व्हाइट टी शर्ट है ब्लैक पैंट है, या कोई लाइट शर्ट है डार्क पैंट है, ठीक है। ये इसीलिए किया जाता है कि एक बेटर कंट्रास्ट हो, मतलब आंखों को सूदिंग लगे, मतलब अच्छा लगे देखकर। ये ना हो कि एकदम वो जो नहीं नियॉन कलर आता है ग्रीन वाला, एकदम चमचमाता हुआ पहन लिया, नीचे भी वही पहन लिया, तो भैया वो सबके ऊपर नहीं सही लगता है, वो रणवीर सिंह भाई के ऊपर ही अच्छा लगता है, तो वो यार सुपरस्टार है, वो कुछ भी पहन ले अच्छा लगेगा। लेकिन हम तुम पहन लेंगे अब एकदम नियॉन ग्रीन वाला, वो पहन के नहीं जो एकदम चमकता रहता, वो नहीं मजा आएगा, राइट। कहने का मतलब क्या है, बेटर कंट्रास्ट के लिए अगर दोनों का एम्पलीट्यूड मेरे प्यारे बच्चों सेम है तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो ब्राइटनेस होगा डार्कनेस होगा, ब्राइटनेस होगा डार्कनेस होगा, राइट। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड ये सेम नहीं है तो ज्यादा लाइट कम लाइट, ज्यादा लाइट कम लाइट, ज्यादा लाइट कम लाइट। ये ज्यादा लाइट और कम लाइट वाला जो बवाल है ना, ये समझ में ज्यादा अच्छे से नहीं आता बेटा। इसकी बजाय ज्यादा लाइट बिल्कुल लाइट नहीं है, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, लाइट है नहीं है, लाइट है नहीं है, ये समझ में आता है, राइट। इसीलिए कहा जाता है या तो पढ़ो या तो मत पढ़ो, पढ़ो या तो ना मत पढ़ो। ये मत करो ज्यादा पढ़ लिया कभी कम पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया कम पढ़ लिया, नहीं, ये नहीं। या तो पढ़ो या तो मत पढ़ो, दो में एक ही काम करो, बीच वालों का कोई गुजारा बेटा नहीं है। तो अब आ जाओ कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या है, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसको मैक्सिमा बोलते हैं। जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होती है, वहां पर मिनिमा उसको कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर उन दोनों जो वेव्स थी, है ना, जिनका एम्पलीट्यूड A1 और A2 के बराबर था, तो पहली वेव अगर मैं यहां पर मान लूं A1 sin ओमेगा t के बराबर, दूसरी वेव अगर मैं मान लूं A2 sin ओमेगा t
प्लस फाई के बराबर और इन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन करवा दूं तो y जो है रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 प्लस y2 के बराबर हो जाएगा। y1 की वैल्यू है ना a1 साइन ओमेगा टी, y2 की वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो आपको मैंने क्या सिखाया, जब भी सुपरपोजिशन होगा तो ये दोनों वेव्स अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देंगी और एक नई वेव का जन्म होगा। उस नई वेव का एम्पलीट्यूड आएगा कैपिटल ए के बराबर, ठीक है। साइन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो ओमेगा सेम रहेगा, प्लस उनका एंगल जो है वो थीटा नहीं, यहां पर हाँ ठीक है, थीटा के बराबर उनका एंगल हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा बेटा रिजल्टेंट वेव बन जाएगा। इन दो वेव्स को जोड़कर रिजल्टेंट वेव हमारा ये आ जाएगा। अब बात आई सर ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया सर इसकी वैल्यू क्या है। तो बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए हम लोगों ने वैसे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगाया है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, ओपन करो पूरा डेरिवेशन करो, तो इस ए की वैल्यू निकल करके वही आती है, चांस की बात है, जो पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्ट आता है। यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, उनके बीच का जो फेज एंगल है वो फाई के बराबर है। तो अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालो तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, राइट। तो ये होता है ना आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर। बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला यहां पर आ गया, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना बहुत ज्यादा आसान है। अब बात आई सर ये इनका फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस के लिए भी हमारे पास एंगल है कि ये tan थीटा अगर आप निकालना चाहते हो तो tan थीटा का फॉर्मूला है a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई के बराबर। ये भी बेटा पैरेललोग्राम्स लॉ वाला फॉर्मूले से ही ये भी निकल करके आया है, राइट। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई सर। लेकिन सर डेफिनेशन में बोला गया इंटरफेरेंस के कि देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सर इसका मतलब क्या है सर, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी है इसका मतलब उस लाइट में कितनी एनर्जी है यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में। सो अमाउंट ऑफ द लाइट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। जितना ज्यादा वेव में डिस्टरबेंस हो रहा है, मीडियम में डिस्टरबेंस हो रहा है, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, जनरली उस कांस्टेंट को k मान लिया जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको के ए स्क्वायर माना जाता है, जहां पे k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वैल्यू नहीं पता, बस कांस्टेंट इतना पता है, राइट। तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में k का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा के ए स्क्वायर यानी i, ये बनेगा के a1 स्क्वायर i1, के a2 स्क्वायर i2। यहां पर k को ही लिखेंगे अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के, तो बनेगा 2 टाइम्स अंडर रूट के a1। जरा ध्यान से देखो, अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं मैं तो अंडर रूट आई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अंडर रूट के टाइम्स ए के बराबर। तो अगर यहां पे लिखा हुआ है अंडर रूट के a1, इसका मतलब क्या है अंडर रूट i1। यहां लिखा अंडर रूट के a2, इसका मतलब अंडर रूट i2। तो ये दोनों टर्म्स अंडर रूट के अंदर हो गए और बन गया cos फाई। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास इंटेंसिटी का एक आ गया फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई। और देख लो सारा खेल इसी टर्म का है। अगर सिंपल i1 प्लस i2 हुआ होता तो भैया 100 रुपए इनसे लिए, सॉरी कितना एग्जांपल में मैंने बोला था, हाँ 100 इनसे लिए 300 इनसे लिए, राइट। टोटल कितने लिए थे 400 रुपए। अगर वही 400 रुपए को बांट देते 200 200 तो फिर वहां तो कोई खास खेल नहीं हुआ ना। खेल तो ये हुआ 100 इनसे लिया 300 इनसे लिया 100 खुद मिलाया। या छोटे बच्चे अगर है तो जनरली क्या करते 50 रुपए इससे लिया 50 इससे लिया 500 मैंने मिलाया, टोटल हो गया 600 रुपए। वो 600 रुपए को जो है बांट दिया तो बच्चे भी खुश है ना, मेला देखने के लिए उनको मजा आ गया। वही काम यहां पर हो रहा है, i1 i2 को जोड़ा उसके साथ थोड़ा अपने आप भी मिलाया, राइट। तो यही है जो इंटरफेरेंस करा रहा है, इसी को इंटरफेरेंस टर्म कहा जाता है। इसी को इंटरफेरेंस टर्म कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। इसी को इंटरफेरेंस टर्म कहा जाता है। यही वो टर्म है जो इंटरफेरेंस कराएगा। जब ये cos फाई मैक्सिमम होगा, जब ये cos फाई प्लस 1 के बराबर होगा, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। जब ये cos फाई माइनस 1 के बराबर होगा, यही वाली इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। तो यही वो टर्म है जो इंटरफेरेंस बेटा करवा रहा है। अब आ जाओ कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा। कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा यही है कि जब वो cos फाई तुम्हारा 1 के बराबर हो जाए। cos फाई 1 के बराबर तभी हो सकता है जब ये फाई एंगल 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, 6 पाई हो जाए, यानी कि ये जो अंदर एंगल है दैट मस्ट बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अगर वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तभी cos फाई 1 होगा। तो इवन बनाने के लिए हमने उसको क्या लिखा जनरल फॉर्म में
2n पाई। अगर फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर हो, जहां पर ये n क्या है, ये n इंटीजर है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर ये n तो इवन नहीं है। बेटा जब 2 का मल्टीप्लाई कर ही दिया है तो अब 1 भी रखोगे, यहां पे धरो 1 तुम, तो कितना आएगा 2 पाई। 2 रखो कितना आएगा 4 पाई, 3 रखो कितना आएगा 6 पाई। तो वो हमेशा इवन ही आएगा, यानी कि जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, 2n पाई के बराबर हो, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, वहां पर मैक्सिमा फॉर्म होता है। ठीक, अब बताइए सर ये पाथ डिफरेंस क्या चीज है। बेटा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का रिलेशन है कि डेल्टा फाई जो है वो 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है, जहां पर डेल्टा फाई जो है वो फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई जो है मेरे प्यारे बच्चों वो फेज डिफरेंस है, डेल्टा एक्स जो है वो हमारा पाथ डिफरेंस है। डेल्टा एक्स जो है बेटा वो पाथ डिफरेंस के बराबर है, राइट। और ये रिलेशन आया कि डेल्टा फाई जो है वो 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स के बराबर है। सर थोड़ा समझ में कम आया सर, ये पाथ डिफरेंस क्या चल रहा है सर, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस, सर समझ देखो एक बात समझो बेटा, फेज डिफरेंस को समझना थोड़ा हम सबके लिए कठिन है क्योंकि वो एंगल वेंगल वाली चीज है, अपने को ज्यादा नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं। देखो इधर समझो, समझा दूंगा। ये क्या था भैया, स्लिट था, क्यों बनाया, ताकि सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है सेम हो जाए। और बेटा इसके सामने यहां पर हम क्या रखेंगे, एक स्क्रीन रखेंगे। ये सर आप क्या बना रहे हैं, ये मैं YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मैं सेटअप बना रहा हूं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट, 2 स्लिट, तो ये रही पहली स्लिट S1, ये रही दूसरी स्लिट S2। यहां से बेटा लाइट रे निकली, यहां से लाइट रे इसमें निकली, इसमें लाइट रे आई है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारे स्लिट्स हैं, इन दोनों स्लिट्स पर वेव फ्रंट भी आया होगा। अगर इस तरीके की भाई पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट बेटा कैसा रहा होगा, इससे स्फेरिकल, इस तरीके का स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां पहुंचा होगा, ठीक है। इस स्लिट से अब ढेर सारी लाइट रेज हर डायरेक्शन में निकलेंगी, इससे इधर 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 हर डायरेक्शन में बेटा लाइट रे निकलेगी, इससे भी लाइट रे हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट एज अ सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करेगा, इसका भी हर एक पॉइंट, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इतनी ज्यादा लाइट रेज मैं बना दूंगा तो यार खिचड़ी पक जाएगी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इतनी ज्यादा लाइट रेज बनाने की बजाय सिर्फ एक एक लाइट रे आपको इंटरफियर करा के दिखा रहा हूं। ध्यान से देखो, ये हमारा समझ लो एक हिसाब से एक्सिस है, राइट, इट इज अ सिंपल एक्सिस, ये सिंपल एक्सिस है। मान लो यहां से आने वाली एक लाइट रे यहां पहुंची है और ये वाली लाइट रे भी यहां पर पहुंची है, और इस जगह पर बेटा क्या हुआ है, इंटरफेरेंस हुआ है। यहां पर इंटरफेरेंस हुआ है तो इस जगह पर या तो लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या तो यहां पर लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होगी, ठीक है। स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को बेटा कैपिटल D मान लिया जाता है, ठीक है, और दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल d हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, राइट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, ये जो पहली वाली ये जो रे है भाई, यहां 2 रेस चल रही है ना बेटा, यहां पर 2 रेस चल रही है। पहली रे ये ऊपर वाली है, ये फर्स्ट रे है, और नीचे वाली ये जो रे है वो सेकंड रे है। जरा सोचो दोनों रेस में फेज डिफरेंस कितना है, इसको पहचानना थोड़ा कठिन है, ठीक है, अपने को ज्यादा नहीं आता। लेकिन पाथ डिफरेंस क्या हम समझ सकते हैं? हाँ सर, साफ दिख रहा है सर, नीचे वाली जो वेव है सर, नीचे वाली जो रे है सर, उसने ज्यादा चला है, ठीक है बेटा। क्या SS1 और SS2 सही है, सेम है? हाँ सर सेम है, वो तो साफ दिख रहा है, उसको सेम किया भी जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। SS1 और SS2 तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस कब क्रिएट हुआ, जब वो S1 से P और S2 से P पहुंचा। तो सर पाथ डिफरेंस क्या हुआ, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे एंड दैट इज S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस कितना है बेटा, दैट इज S2P माइनस S1P। और ये जो S2P माइनस S1P होता है, इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं। यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दो, तो ये जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट को नाम मैं क्यू दे रहा हूं। ये जो S2P और S1P को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा वो लगभग लगभग S2Q के बराबर आ जाएगा।
दैट विल बी इक्वल टू S2Q। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ध्यान से देखो, इतने को अगर छिपा दें तो ये जो QP है और ये जो S1P है लगभग लगभग सेम है, तो एक्स्ट्रा यही तो है भाई, यही तो है एक्स्ट्रा। तो यही हो गया पाथ डिफरेंस। सर ये वाली रे ने चला है 1 मीटर, इस वाली रे ने सर चला है 1.2 मीटर, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 0.2 मीटर के बराबर। यही 0.2 मीटर जो है वो बेटा पाथ डिफरेंस कहलाता है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, एंड दैट रिलेशन इज फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस ज्यादा है तो बेटा फेज डिफरेंस भी ज्यादा होता है, ठीक है? तो फेज डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ डिफरेंस, एक बढ़ेगा दूसरा वाला भी बढ़ेगा, राइट? तो अगर पाथ डिफरेंस निकालना आता है तो फेज डिफरेंस बोलो, अब तो फॉर्मूले से निकाल लोगे। अब यहां तो मामला उल्टा है कि अगर फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर है सर, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो निकालो ना यार, निकालो पाथ डिफरेंस। अभी हमने क्या पढ़ा? फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस के बराबर, डेल्टा पी भी लिख सकते हो। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा सर? ये आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस के बराबर। फेज डिफरेंस कितना है सर? फेज डिफरेंस है 2n पाई के बराबर, राइट? 2n पाई के बराबर। देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, वैल्यू कितनी बची? n लैम्डा के बराबर। तो अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो या फिर फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर हो तो लाइट की इंटेंसिटी बेटा मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है A1 प्लस A2, राइट? इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है, और उस मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। कॉस फाई कितना हो गया? 1 के बराबर। क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, ये एकदम रटा होना चाहिए कि फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर अगर है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो मैक्सिमा की कंडीशन बेटा होती है। नेक्स्ट है मिनिमा की कंडीशन। मिनिमा कब हो पाएगा? मिनिमा तब पॉसिबल है जब वो कॉस फाई मिनिमम हो जाए, कॉस फाई -1 हो जाए। कब ऐसा हो सकता है? जब ये फाई एंगल पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो। सर समझ गए क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो उसको जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 2n माइनस 1 पाई या 2n प्लस 1 पाई। अगर -1 लिखा है तो n की शुरुआत 1 से होगी बेटा, ठीक है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर यहां 2n प्लस 1 पाई तुमने लिखा है तो फिर शुरुआत किससे होगी? 0 से शुरुआत होगी। वो तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। बिल्कुल सेम मेथड से आप पाथ डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, राइट? फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड यहां पर हो जाएगा, दैट इज A1 माइनस A2। और सोचो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता आइडियल केस में तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाता? 0 के बराबर। और मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो बेटा कितनी हो जाती? I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। यानी इसको मैं बोल सकता हूं अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है? मैक्सिमम इंटेंसिटी को बोल सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, राइट? तो आई थिंक आपको मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर हमें बता रहे हैं कि भाई वही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहां से लाइट रे स्लिट पर आएगी, स्लिट पर आएगी, वहां से कहीं एक पॉइंट पर लाइट रे जाकर के इंटरफियर करेगी, वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इस पॉइंट P पर या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या तो डिस्ट्रक्टिव होगा। यहां भी वही चीज को समझाया गया है, ध्यान से आप समझ लो। ये देखो एक पर्दा है, इस पर्दे में बेटा 2 छेद किए गए हैं, इन्हीं दोनों छेदों से लाइट रे निकल रही होगी, यही दोनों स्लिट्स कहलाते हैं। तो आपको यहां बता रहे कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन भैया बता चुके हैं हम, या तो 2n पाई हो और या मिनिमम के लिए क्या होगा? 2n प्लस 1 पाई के बराबर हो। अगर प्लस 1 ले रहे हो तो n की शुरुआत कहां से होगी? 0 से। मैंने कहा था, इसीलिए दोनों तुम्हें मैंने बता दिया लिख के। यहां पर भी n की शुरुआत कहां से होगी? 0 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट? लेकिन पीछे वाले इस केस में शुरुआत कहां से हुई थी? 1 से, क्योंकि मैंने माइनस लिया था। दोनों ही तरीके हैं, ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है? तो चाहे इस स्लाइड से पढ़ लेना चाहे उससे पढ़ लेना, तुम्हारे ऊपर है। अब आ जाओ फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं। फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं कि आखिर कहीं पर सर कंस्ट्रक्टिव होगा, कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी सर, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी, राइट? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब हो सकती है ना, और मिनिमम इंटेंसिटी कब हो सकती है? पहले आपको आ जाओ मैं वो चीज बता देता हूं। हाँ, यहां पर सबसे पहले वो चीज दिया हुआ है, ये एक स्लाइड जो है आपका वो यहां पर आ जाना चाहिए, ठीक है? यहां पर, हाँ चलो यहां पर ये स्लाइड आपका आ जाना चाहिए। देखो यहां से लाइट रे आई है पहली वाली स्लिट पर, यहां से आई है दूसरे वाली स्लिट पर, और फाइनली ये दोनों लाइट रेज जो है वो P पॉइंट पर जाकर के इंटरफियर कर रही हैं। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो, और मेरे प्यारे बच्चों पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पाथ
पाथ डिफरेंस जिसको आप डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहे थे, वो पाथ डिफरेंस अगर निकाल दिया जाए तो पाथ डिफरेंस एक्स का जो फॉर्मूला यहां पर निकल करके आया, दैट इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, राइट। ये वैल्यू यहां निकल कर आती है, लेकिन जाने दो, उसमें इतना ज्यादा तुम्हें नहीं जाना है। आपको यहां पर सीधे पोजीशन पता करना है कि भैया ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगा। तो जब पाथ डिफरेंस आपका एन लैम्डा के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी कि एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, ये जो एक्स डी अपॉन कैपिटल डी होता है ना, जिसको आप पाथ डिफरेंस कहते हो, अगर ये पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर हो जाए, सर पाथ डिफरेंस क्या है, वही जो सिखाया था, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, ये क्यू पॉइंट है, ये जो S2Q है बेटा, इसी S2Q की वैल्यू निकल करके आती है x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या था, स्लिट के बीच की दूरी, कैपिटल डी क्या था, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। तो बेटा ये बन जाएगा एक्स डी अपॉन कैपिटल डी एन लैम्डा के बराबर, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी एन डी लैम्डा अपॉन डी, राइट, एन डी लैम्डा अपॉन डी। ध्यान रहे कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है। अगर आप एंगुलर पोजीशन उसका पूछोगे तो भाई थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो वहां पर कैपिटल डी से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कैपिटल डी से डिवाइड करोगे तो ये वाला डी कट जाएगा, एन लैम्डा बाई स्मॉल डी आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको कि ये जो पोजीशन है, ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन है, वो जो एक्स है, दैट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से डार्क फ्रिंज कहां पर फॉर्म होगा, तो डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2n+1 डी लैम्डा अपॉन 2d के बराबर। ये सब डिराइव होकर आता है। ध्यान रहे n की जो वैल्यू होगी वो 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर माइनस लिखा होता तो 1 से शुरू होती। यहां पर जो n है वो n तुम्हारा 0 से ही शुरू होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन के बराबर, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से एंगुलर पोजीशन अगर आप पूछेंगे तो एंगुलर पोजीशन हमारा हो जाएगा ना 2n+1 लैम्डा अपॉन 2d के बराबर। और फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी, है ना, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी, तो वो निकल कर आती है बेटा डी लैम्डा बाई डी। यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। कई बार हमसे कहते हैं कि पूरा का पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उठाकर किसी लिक्विड में डाल दिया, बोलो विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जो विड्थ है, क्योंकि वो वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है और किसी मीडियम में जाने पर वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स घट जाता है। यानी अगर आपने इस पूरे अपरेटस को उठाकर किसी लिक्विड में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है, तो उसमें जाने के बाद लाइट का वेवलेंथ जो है वो लैम्डा अपॉन म्यू हो जाता है। इसलिए वहां पर फ्रिंज विड्थ जो होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो भी म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ का आपको असली फील देखो दिलाते हैं। यहां पर हम सबने अभी निकाला ना कि जब ये x एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी के बराबर हो जाएगा, तब वहां पर भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी कि सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा, n की वैल्यू 0 से शुरू थी, 0 1 2, तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगा, x बराबर 0 पर, राइट। सबसे पहला कहां, x बराबर 0 पर। अगला कहां पर होगा, n की वैल्यू 1 रखो बेटा, तो डी लैम्डा अपॉन डी पर। यानी यहां से डी लैम्डा बाई डी पर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम देखो, यहां पर सबसे पहला क्या फॉर्म हुआ है, मैक्सिमा। फिर अगला मैक्सिमा देखो यहां पर फॉर्म हुआ है, ये देखो यहां पर फॉर्म हुआ है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस कितना हो गया, डी लैम्डा बाई डी के बराबर। ठीक है, अगला ब्राइट कहां पर फॉर्म होगा, 2 डी लैम्डा अपॉन डी के बराबर। तो नेक्स्ट ब्राइट देखो ये बना है यहां पर। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, दिस डिस्टेंस इज 2d लैम्डा अपॉन डी। बिल्कुल वैसे ही नीचे भी बनेगा, है ना, और ऐसे ही डार्क के लिए भी बनेगा। अगर मैं डार्क की बात करूं तो जरा चेक कर लो, पहला डार्क कहां बनेगा, पहला डार्क फ्रिंज कहां बनेगा, n की वैल्यू 0 रखो, d लैम्डा बाई 2d पर। तो अगला कहां बनेगा, 1 रखो यहां पर, तो 3d लैम्डा बाई 2d के बराबर। यानी कि पहला डार्क बेटा यहां बना, डार्क को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, चलो पिंक से दिखा रहा हूं, ये डार्क बना, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, d लैम्डा अपॉन 2d, राइट। अगला डार्क कहां बना भैया, यहां पर बना है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा ये कितनी है, दिस इज 3d लैम्डा अपॉन 2d के बराबर। क्लियर है। तो ये वाला जो पेज है, ये वाला जो मैथ
बेटर है इसको बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में अपने दिमाग में सेट कर लेना, तो आपको यह पता चल जाएगा कि भाई ये जो फ्रिंज विथ है दैट फ्रिंज विथ इज डी लेमडा बाई स्मॉल डी। एंगुलर फ्रिंज विथ की बात करोगे कैपिटल डी से डिवाइड होगा, जब भी एंगुलर की बात आपसे करे कैपिटल डी से डिवाइड कर देना, बस थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है, कैपिटल डी से डिवाइड कर देना, ये हमारा लेमडा अपॉन डी के बराबर आ जाएगा, राइट। कभी कभी हमसे कहते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बता दो, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो है वो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर इस रेशियो के बराबर होता है। इसी को और ज्यादा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 के होल स्क्वायर के बराबर भी होगा, वेयर दिस R इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। ये जो R है वो A1 अपॉन A2 के बराबर बेटा होता है, तो ये बन जाएगा I मैक्स अपॉन I मिनिमम जो है वो R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। कई बार हमसे ये कहा जाता है कि जैसे एक स्लिट ये है, ये स्लिट है S1, एक दूसरा स्लिट है बेटा इतना चौड़ा, अब अगर तुमने स्लिट का विथ बढ़ा दिया, अब इसका जो विथ है वो W1 है, इसका जो विथ है ऑब्वियस है आपको दिख रहा है ना वो ज्यादा विथ है, अगर विथ आपने बढ़ा दिया तो आने वाली लाइट ज्यादा आएगी भाई, इससे लाइट रेस ज्यादा निकलेंगी, इससे ज्यादा लाइट एंटर करेगी, तो आने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। सो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विथ। इंटेंसिटी जो है वो विथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो I1 अपॉन I2 जो है वो W1 अपॉन W2 के बराबर है, विच इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, यहीं से आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको विथ का रेशियो दे देगा, विथ का रेशियो अगर पता होगा तो वहां से आप A1 अपॉन A2 यानी स्मॉल r जो कि A1 अपॉन A2 होता है, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दैट इज अंडर रूट W1 अपॉन W2, राइट। जब ये रेशियो मिल जाएगा तो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दैट विल बी R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर यूजिंग दिस सेम फार्मूला। तो ध्यान रहे ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां न्यूमेरिकल आपसे बन सकता है। अगला है कि सर अगर मैं व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस करा दूं तो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल कलर्स, व्हाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे ही कलर्स व्हाइट लाइट में होते हैं। तो जब व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस होता है तो ध्यान रहे सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होता है, x बराबर 0 पर, ठीक है। तो x बराबर 0 पर सभी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सबका कंस्ट्रक्टिव होगा x बराबर 0 पर, ठीक है, यानी सेंटर लाइन पर। तो सेंटर लाइन पर जब सारे कलर्स का कंस्ट्रक्टिव होगा तो वहां पर हमें व्हाइट कलर दिखाई पड़ रहा होगा, राइट। तो हमें व्हाइट कलर दिखाई पड़ेगा, बाकी उसके ऊपर और उसके नीचे बनेगी खिचड़ी। क्यों सर खिचड़ी बनेगी, क्यों, क्योंकि बेटा जो फ्रिंज विड्थ होता है वो वेवलेंथ पर डिपेंडेंट है, दैट इज डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, राइट। वेवलेंथ पर डिपेंडेंट है और हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग है। तो पता चला किसी का मैक्सिमा यहां पर है, किसी का मैक्सिमा यहां पर है, किसी का यहीं पर है, किसी का यहां है, किसी का उसके ऊपर है, किसी का उसके ऊपर है, किसी का मिनिमा यहां है। पता चला किसी कलर का मैक्सिमा यहां है, वहीं पर किसी दूसरे का मिनिमा वहां है, किसी दूसरे का मैक्सिमा वहां है, तो अल्टीमेटली खिचड़ी पक जाएगी। तो जरा पढ़ो जरा, इंटरफेरेंस पैटर्न विद अ व्हाइट लाइट. White light consists of colors from the violet to red with wavelength range from 4000 to 7000 angstrom. Different component of the colors of white light produce their own इंटरफेरेंस पैटर्न. सारे कलर अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न जो है फॉर्म कर रहे होंगे. एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन द पाथ डिफरेंस इज 0. सेंटर वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0 है सभी के लिए. सो ब्राइट फ्रिंज ऑफ द डिफरेंट कलर्स ओवरलैप एट सेंटर. सभी का ब्राइट फ्रिंज, सभी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो सेंटर पर हो रहा होगा. कंसीक्वेंटली द सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट. सेंटर पर जो फ्रिंज बनेगा वो पॉइंट हमेशा व्हाइट होगा. क्लियर है. फिर बात आई नाउ फ्रिंज विड्थ. ये जो फ्रिंज विड्थ है, क्योंकि ये फ्रिंज विड्थ बेटा लैम्डा पर डिपेंडेंट है, वेवलेंथ पर डिपेंडेंट होता है ये फ्रिंज विड्थ. ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सिंस वायलेट कलर हैज लोएस्ट वेवलेंथ, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, तो सबसे पास यानी सेंट्रल व्हाइट जो बना है ना ब्राइट फ्रिंज, उसके सबसे पास अगर कोई बनेगा तो वो वायलेट कलर का बनेगा, और सबसे दूर अगर कोई बनेगा तो वो रेड कलर का बनेगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है. आफ्टर अ फ्यू फ्रिंजेस इंटरफेरेंस पैटर्न इज लॉस्ट ड्यू टू लार्ज ओवरलैपिंग. तो आपको बस यही लिखना है, इंटरफेरेंस पैटर्न इज लॉस्ट ड्यू टू लार्ज ओवरलैपिंग ऑफ द फ्रिंजेस एंड यूनिफॉर्म व्हाइट इल्यूमिनेशन इज सीन ऑन द स्क्रीन. यानी पूरे स्क्रीन पर व्हाइट व्हाइट जो है दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सबका खिचड़ी जो है वो पक चुका है.
राइट अब अगर कभी भी तुमसे कहा जाए कि भाई वेव्स जो है उनकी इंटेंसिटी सेम है, अगर I1 I2 के बराबर है और वो I0 के बराबर हो जाए, तो फॉर्मूला क्या था बेटा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। तो इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो बनेगा 2I0 प्लस 2I0 cos फाई, 2I0 कॉमन कर लो, 1 प्लस cos फाई, और 1 प्लस cos फाई को हम लोग cos स्क्वायर है ना 2 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर दोनों लाइट वेव्स की इंटेंसिटी सेम हो मेरे प्यारे बच्चों, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 के बराबर, राइट। अब आ जाओ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। देखो इतना था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रहे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमेशा एनर्जी के कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। अब आ जाओ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब यह है कि जब भी लाइट किसी भी सॉलिड के कॉर्नर से पास हो रही होती है तो वो बेंड होकर ऐसे रीजन में चली जाती है जहां उसको नहीं जाना था। जैसे लाइट का नॉर्मल नेचर क्या है, ये बेटा एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, तो लाइट रे ऐसे आएगी, स्लिट से पास होगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। जो लाइट रे इधर आएगी स्लिट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जो इधर आएगी उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी सिर्फ इतने रीजन से ही लाइट रे निकल रही होगी। तो ये वाला जो रीजन है बेटा ये आपका इल्यूमिनेटेड रीजन है, क्योंकि इस रीजन में लाइट रे गई है। दिस इज इल्यूमिनेटेड रीजन, यानी कि यहां पर लाइट रे एंटर कर गई है। ये लाइट का नॉर्मल नेचर है, जहां पर लाइट रे नहीं गई वहां पर ज्योमेट्रिकल शैडो बनेगा, यहां भी ज्योमेट्रिकल शैडो बन रहा होगा, ठीक है। लाइट के सामने अगर कोई स्मॉल सा ऑब्स्टिकल एक छोटा सा रख दिया जाए तो ये ऑब्स्टिकल आने वाली लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इधर से लाइट रे तो जा नहीं पाएगी, सिर्फ इसके कॉर्नर और इसके ऊपर से लाइट रेस जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन बेटा इल्यूमिनेटेड रीजन हो गया। दिस इज IR रीजन, इल्यूमिनेटेड मतलब यहां पे लाइट रे गई है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में लाइट रे नहीं गई है, तो यहीं पर ज्योमेट्रिकल शैडो फॉर्म हो जाएगा। लेकिन लाइट का नेचर ऐसा देखा गया है, देखो ये अभी तक जो मैंने बताया ये लाइट का नॉर्मल नेचर है, क्या कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जब लाइट रे किसी सॉलिड के कॉर्नर से पास होती है तो बेंड होकर बेटा हल्का सा शैडो वाले रीजन में भी एंटर कर जाती है। यहां से जब पास होती है तो भी हल्का सा इधर की तरफ एंटर कर जाती है। तो लाइट रे का कॉर्नर से जब वो लाइट रे पास हो, हल्का सा बेंड होकर ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में एंटर कर जाना ही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। पढ़ो, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग इन द रीजंस ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को लाइट का डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन दो तरीके का है, फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। तो अपने सिलेबस में फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन है जिसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होता है, यानी कि एक ये लेंस है, इस लेंस के फोकस पर अगर हम लोग बेटा सोर्स ऑफ लाइट रख दें, इस लेंस के फोकस पर अगर हम लोग सोर्स ऑफ लाइट रख दें तो यहां से निकलने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी तो ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, चेक करो, ये जो वेव फ्रंट है, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, दिस इंसिडेंट वेव फ्रंट विल बिकम प्लेन वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बेटा कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। हम लोग के सिलेबस में प्लेन वेव फ्रंट यानी फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ही है, ध्यान रहे। तो प्लेन वेव फ्रंट ही हमको चाहिए। अब ये क्या है बेटा? ये एक स्लिट है, प्लेन वेव फ्रंट आएगा, स्लिट का हर एक पॉइंट जो है वो वेव फ्रंट, इंसिडेंट जब होगा तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा, हर एक पॉइंट से लाइट रे निकल रही होगी। अब आप सोचो, मैक्सिमम लाइट रे एकदम सीधे जाएगी, और क्योंकि ये वाला जो लेंस है, इस लेंस के फोकस पर स्क्रीन रखा हुआ है, इस वाले लेंस के फोकस पर स्क्रीन रखा हुआ है, तो पैरेलल आने वाली लाइट रे बेटा फोकस पर कन्वर्ज होगी। और मैं आपको बताऊं, मोर देन 95% लाइट यहां पर आएगी, इसलिए इस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रल ब्राइट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेंट्रल ब्राइट, है ना। यहां पर हमेशा मैक्सिमा फॉर्म होता है, और आने वाली जो लाइट रे है, मोर देन 95% लाइट जो है वो सेंट्रल ब्राइट पर जाएगी, उस सेंटर वाले पॉइंट पर बेटा जा रही होगी, उसको सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। देखो देखो देखो, मोर देन 95% लाइट का नेचर ये था जो पहले बताया था। ये जो येलो वाला काम है ना, ये केवल लेस देन 5% लाइट का खेल है, यानी डिफ्रैक्शन लेस देन 5% लाइट का ही खेल होता है। तो बेटा मोर देन 90% लाइट जो है वो इस सेंटर पर जाएगा,
तो सेंट्रल ब्राइट बोल सकते हो या इसको सेंट्रल मैक्सिमा भी कहा जा सकता है। अब उस लाइट की बात करते हैं जो हल्का फुल्का डिफ्रैक्ट हो गई। मान लो थीटा एंगल ये डिफ्रैक्ट हो गई, तो ये वाली जो लाइट रे ऐसे आई वो यहां पर इस पॉइंट पर अब इंटरफेरेंस करेगी और यहां पर या तो कंस्ट्रक्टिव होएगा या तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो उसके लिए बेटा जो सिखाया क्या गया हम लोग को, ये सिखाया गया कि अब पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा आपको बता रहे हैं। देखो इंटरफेरेंस का ना अपोजिट रिजल्ट यहां डिफ्रैक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस वाला फेनोमेना यहां फॉलो नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा डेप्थ में जाकर के आपको नहीं सीखना है। आपको यह बस दिमाग में आपके होना चाहिए कि जो रिजल्ट हमने इंटरफेरेंस में निकाला था, क्या निकाला था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है और फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n + 1 लैम्डा बाई 2 होता है, राइट। तो बिल्कुल वही वाली चीज यहां देखने को देखो मिल रहा है, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 या n + 1/2 लैम्डा, ऐसा लिख सकते हो। अगर a sin थीटा जो कि क्या है, पाथ डिफरेंस है, जो कि पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस कैसे मिलेगा, अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये जो है डिस्टेंस, यही है बेटा पाथ डिफरेंस, दिस इज डेल्टा p। ये पाथ डिफरेंस a sin थीटा के बराबर है, क्योंकि a क्या है, स्लिट्स के बीच की दूरी है, इस एंगल को थीटा माना गया है। अगर ये a है, ये एंगल थीटा है, तो बेटा सामने वाली साइड है, यही a sin थीटा होगी। तो पाथ डिफरेंस जो कि a sin थीटा है, अगर वो n + 1/2 लैम्डा या फिर वो 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर अगर हो जाए, तो यहां पर मैक्सिमा फॉर्म होगा। ये रिजल्ट वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का था, लेकिन यहां पर उससे मैक्सिमा मिलता है, ठीक है। और मिनिमा जो मिलेगा वो a sin थीटा अगर n लैम्डा के बराबर हो जाए, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, राइट, ठीक है। तो आप लोग को आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। उल्टा रिजल्ट है, ध्यान रखना, अगर ये n लैम्डा है तो वहां पर मिनिमा फॉर्म होएगा, अगर वो 2n + 1 लैम्डा बाई 2 है तो वहां पर मैक्सिमा फॉर्म होगा। और ध्यान रहे, जब बात डिफ्रैक्शन में करते हैं तो n की वैल्यू 0, देखो इसमें तो वैसे भी नहीं होगी, यहां भी n की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 0 पर हमेशा क्या फॉर्म होता है, सेंट्रल ब्राइट। यहां पर 0 वाला जो पोजीशन है, जहां पर वहां सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना था ना, वो यहां पहले से बुक्ड है, ऑलरेडी रिजर्व्ड। आप रेस्टोरेंट में पहुंचे, पहले से ये रिजर्व्ड है भैया, इसमें कोई बैठ नहीं सकता। यहां पर मोर देन 95% लाइट पहले से आके बैठी है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये वाला जो खेल है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। सो दीज आर द पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। भैया मोर देन 95% लाइट जहां गई है सेंट्रल ब्राइट पर, वही तो है प्राइमरी मैक्सिमा, है ना। तो ये बेटा क्या है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन है, बाकी मिनिमा तो ठीक है, ये मिनिमा का पोजीशन बेटा होता है। क्लियर है, ठीक है। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मैं आपको बात बताऊं, सेंटर पर सबसे ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी है। सबसे ज्यादा लाइट कहां पर है, सेंटर पर है, क्योंकि मोर देन 95% लाइट तो यहीं पर है। लेस देन 95% लाइट इधर उधर बट रही है। तो इसके बाद देखो इंटेंसिटी बहुत तेजी से घटती है, फिर और घटती, फिर और घटती, फिर और घटती, घटते 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 इंटरफेरेंस का डिफ्रैक्शन का पैटर्न गायब हो जाता है, राइट। अब जरा चेक करो, 0 पर सबसे पहले क्या बना था, हमारा मैक्सिमा बना था, ठीक है, ये प्राइमरी मैक्सिमा है। फिर हमारा सबसे पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बना है, वो यहां पर बना है, दैट इज 3 लैम्डा अपॉन 2a पर, ठीक है। 3 लैम्डा अपॉन 2a पर पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बना, फिर यहां पर 5 लैम्डा अपॉन 2a पर दूसरा मैक्सिमा बना, 7 लैम्डा अपॉन 2a पर तीसरा बना, ऐसे ही बेटा यहां पर, ठीक। पहला मिनिमा कहां पर बना है, लैम्डा बाई a पर, दूसरा मिनिमा कहां बना, 2 लैम्डा बाई a, 3 लैम्डा बाई 4 लैम्डा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है, इसकी इंटेंसिटी को कुछ I1 में बोल दूं, इसकी इंटेंसिटी को मैं I2 बोल दूं, इसकी इंटेंसिटी को बेटा I3 में बोल दूं, तो ध्यान रहे, अगर आप रेशियो निकाल रहे हो I0, I1, I2, इन सब का अगर रेशियो आप देखना चाहते हो, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को 1 मानूं तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो 1/21 होगा, उसकी इंटेंसिटी 1/61 होगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी 1/121 होगा। यानी बहुत तेजी से इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इस इंटेंसिटी का 21 गुना कम ये, इसका 61 गुना कम ये, इसका 121 गुना कम ये, बहुत तेजी से बेटा इंटेंसिटी घटती जाएगी। इसका कोई प्रूफ तुम्हें नहीं पढ़ना है, ना तुमसे ये पूछा जाएगा, बस मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। ये बुक में आपको एसएल अरोरा में लिखा मिल जाएगा, तो वहीं से मैं भी आपको बता रहा हूं, राइट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके डेरिवेशन नहीं जाना है। डिफ्रैक्शन में ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, डिफ्रैक्शन में आपसे थोड़ा मोड़ा बस इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप समझ लेना, वो भी इसके डेरिवेशन पे नहीं, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांस आपसे ज्यादा है। डेरिवेशन अगर पूछेंगे तो बस यही डायग्राम, पाथ डिफरेंस
डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये वैल्यूज कैसे आई, बस इससे ज्यादा आपसे डिफ्रैक्शन में नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, तो ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इतना पढ़ाने सिखाने के बाद आप लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने डिफ्रैक्शन में सीखा है, अगर मैं इंटरफेरेंस की बात आपसे करूं, मतलब इंटरफेरेंस के लिए अगर मैं यही कर्व बनाऊं, तो इंटरफेरेंस के केस में बेटा मामला देखो अलग है। इंटरफेरेंस के केस में देखो मामला अलग है। इंटरफेरेंस के केस में होता क्या है कि ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना, वो सबके लिए सेम है। मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स सबके लिए सेम है। इंटरफेरेंस के केस में कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी जैसी चीज नहीं होती है। वहां पर चाहे इसकी थिकनेस देखो, इसकी थिकनेस देखो, इसी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, विच इज इक्वल टू डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। लेकिन यहां पर जब बेटा देखोगे तो इसकी जो विड्थ है, ठीक है, इसकी जो एंगुलर विड्थ देखो निकल करके आई है, दैट इज 2 लेमडा बाई ए, राइट। जबकि सेकेंडरी की अगर आप विड्थ देखेंगे तो दैट विल बी लेमडा बाई ए। सेकेंडरी की विड्थ जो है वो लेमडा बाई ए के बराबर है। क्लियर? तो यहां पर डिफरेंस है, प्राइमरी की विड्थ 2 गुनी है सेकेंडरी के कंपैरिजन में, लेकिन इंटरफेरेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंटरफेरेंस में सभी की विड्थ जो है वो सेम होती है। ठीक है, ठीक है। डिफ्रैक्शन में क्या है, कॉर्नर में बेंडिंग हो रही, इंटरफेरेंस में ऐसा कुछ नहीं। तो डिफरेंसेस आप बड़े अच्छे से जो है बना करके लिख सकते हैं। आपको आपकी हर बुक में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा, वहां से जरूर पढ़ लेना। वो एक क्वेश्चन है, अगर टीचर के मन में आया तो आपको बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, मिलते हैं भाई अपने अगले लेक्चर में, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।